हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स के, जो क्लास 11 का चैप्टर है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, ये फिजिक्स ही एक ऐसे ब्रांच है जो कि मोशन के बारे में डिस्कस करती है बिना उसके पीछे पीछे का रीज़न जाने बिना। तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion of any object, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में डील करती हो विदाउट नोइंग रीज़न, उसके पीछे का कारण जाने बिना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम मोटे मोटे 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड इज रिलेटिव मोशन। तो ये चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे, उनमें से सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो मोशन इन 1D। 1 डायमेंशन में होने वाले मोशन को बोलेंगे हम मोशन इन 1D या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। तो आपको इसको समझाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेन है, या फिर कोई भी बस मान लीजिए। ये बस के अंदर यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, और ये जो बस है ये आगे v स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये आदमी जो है, यानी कि ये आदमी के रेस्पेक्ट में ये आदमी जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है। तो अगर मैं इसको आदमी ए बोल लूँ, इसको आदमी बी बोल लूँ, तो आदमी ए के रेस्पेक्ट में आदमी बी जो है वो किस पे है? रेस्ट पे है। क्योंकि इसकी पोजीशन जो है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। लेकिन कोई अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी, जो थर्ड आदमी है, आदमी नंबर सी, वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, तो क्या हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट ये जो आदमी ए है पहले यहाँ था, तो इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी। थोड़ी देर बाद इस आदमी की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इस आदमी की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इस आदमी की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। इसका मतलब ग्राउंड पर खड़ा हुआ जो आदमी सी है, उसके रेस्पेक्ट में आदमी ए एंड आदमी बी की पोजीशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, या आदमी ए या आदमी बी जो है वो किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। और आदमी ए के रेस्पेक्ट में आदमी बी रेस्ट पे है, और आदमी बी के रेस्पेक्ट में आदमी ए बी किस पर है? रेस्ट पे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके डेफिनेशन जो है, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। यही लाइन अगर मैं बोलूं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर नहीं चेंज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में? इज नॉट चेंजिंग
विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहाँ से एक बात आपको और सीखने को मिली होगी इस एग्जाम्पल से कि ऑब्जेक्ट कौन है और उस ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जर्वर देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर ए ऑब्जेक्ट बी को देख रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पर है, और इस ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी सी के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है या आदमी बी जो है वो किस पर है, मोशन में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन एक वेक्टर है जो हमको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किस जगह पर है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर है आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। जिस वेक्टर के द्वारा हम लोग बताते हैं दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं आर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरह का लेंथ है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मीटर। और ये इसके अलावा इसकी डायमेंशन की बात करूँगा तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1। आई थिंक आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन पे कौन है आपका ऑब्जर्वर। क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओगे वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बताओगे। तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में बताओगे गाइस, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बताओगे। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट है 1,2,3। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम जिसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, और जिस वेक्टर के द्वारा बताएंगे दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हम जो है पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आती है, तो मैग्नीट्यूड एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, और एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को बताने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं दैट इज आई के। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट है 2, मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन भी जरूरी क्योंकि हम वेक्टर लिख रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप प्लस 3 के कैप। तो हमारा आर वेक्टर हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, हाँ, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताता है उस वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप लोग सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोलती है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन के चेंज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसको आप इजीली समझ सकते हैं, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर कौन है आपका ऑब्जर्वर। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बता सकते हैं हम, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियली
आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, फिर वो यहाँ से ऐसे घूमते फिरते यहाँ आ जाता है, ये फाइनली यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका इनिशियल पोजीशन हो गया आर आई वेक्टर, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो ये हो गया आपका आर फाइनल वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, तो मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज क्योंकि वेक्टर से ही वेक्टर में ऐड करते हैं तो वेक्टर मिलता है, और वेक्टर में से ही वेक्टर माइनस करेंगे तो हमको वेक्टर मिलेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट या कुछ और डिस्प्लेसमेंट है, उसको पता करने के लिए आपने इनिशियल वेक्टर जो बनाया उसका एरो है ऐसे, फाइनल वेक्टर जो बनाया उसका एरो है ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू आर इनिशियल वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर फाइनल याद करो, जब हम वेक्टर पढ़ा करते थे तो रिजल्टेंट वेक्टर को लिखा करते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, इसका एरो ऐसा है, क्लियर। और बी वेक्टर आपका, सपोज ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे कुछ आया करता था, और वो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे ए वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट वाला वेक्टर जो है वो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आर एफ वेक्टर कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहा आर एफ वेक्टर। आर इनिशियल वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ये रहा, इसको मैंने आर इनिशियल को ए वेक्टर मान लिया, एंड बी वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला वेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इससे एक चीज सीखने को मिली कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चाहे आप इस पाथ से आओ, चाहे आप किसी भी पाथ से आओ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, तो किस पर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अगर आप यहाँ से चल करके घूम के वापस यहीं आ रहे हैं तो आपका इनिशियल पोजीशन भी यही हो गया और फाइनल पोजीशन भी ये हो गया। तो फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट हम यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ है तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी गाइस, मीटर आ जाएगी। और इसके डायमेंशन की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, L1 हो जाएगा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो हम लोगों ने यहाँ देख ही लिया था, ये कौन सी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन कहाँ होगी, इन्हीं देखो ना बेटा, एरो अपन ने ऐसे लगाया, यू जा रहा है यहाँ से, ये एरो ऐसे लगाया, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये आपका क्या होगा गाइस, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। आई थिंक आपको ये पूरा डिस्प्लेसमेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट कहीं कहीं जगह क्या बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को चैप्टर में हम लोग देखा था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी लेंथ होता है। तो मैं इसको थोड़ा अलग से डायग्राम में बता दूं। ये अभी हमने देखा था, ये यहाँ से यहाँ कहीं आ रहा था, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करूं, उसको हम क्या बोला करते थे, लेंथ बोला करते थे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी लेंथ हो जाएगा, उस वेक्टर का लेंथ हो जाएगा, ये कितनी लेंथ का है। तो आप चाहे इस पाथ से आए, चाहे आप इस पाथ से आए, चाहे आप इस पाथ से घूमते फिरते आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस वेक्टर की लेंथ होगा, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, वो हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं, इट इज अ shortest shortest distance from initial position to फाइनल पोजीशन। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है समझते हैं। डिस्टेंस की कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअल पाथ लेंथ, आपने कितना पाथ ट्रेवल किया, जो पाथ की एक्चुअल जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का लेंथ है। तो इसकी जो यूनिट होगी, हम सारी ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, मीटर। डायमेंशन जो होंगी वो डायमेंशन हो जाएगी इसकी L1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड ये जितना लंबा पाथ लोगे उतना ही आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड होता है। इट इज पाथ डिपेंडेंट, इट इज पाथ डिपेंडेंट। जितना लंबा पाथ उतना ही लंबा डिस्टेंस। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, डिस्टेंस को अभी मैं डिस्टेंस ही लिख रहा हूँ, है ना, कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसको मैंने क्या लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो बड़ा होगा ही, तो ये बड़ा हो गया। बट किसी एक केस में ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकते हैं।
ये कब होंगे इक्वल? जब कोई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा, हाँ कि ना? तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ये किस केस में होगा? इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। बाकी के जो इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।